नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग दरअसल एक कहानी पढ़ने वाले हैं। ये कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखी है। रोज शीर्षक से एक कहानी अज्ञेय जी की 1990 में प्रकाशित होती है, नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली के द्वारा। और ये कहानी अज्ञेय के द्वारा लिखे गए कहानी संकलन विपथगा के पहले संस्करण में रोज नाम से थी, लेकिन उसके बाद इस कहानी का नाम बदल गया। विपथगा का जब 5वां संस्करण आया, 5th एडिशन आया, उस समय इस कहानी का नाम रोज की बजाय गैग्रीन देखने को मिला। संभव है कि लेखक ने इसके पहले शीर्षक में इस कारण से परिवर्तन कर दिया हो कि इसका एक पात्र डॉक्टर है जो गैग्रीन नामक बीमारी का उपचार करता है, और मेरे विचार से इसका शीर्षक रोज ज़्यादा उपयुक्त है, जो कि कहानी की मुख्य संवेदना को भी उजागर करता है। हिंदी साहित्य जगत में इस कहानी को रोज शीर्षक से ज़्यादा पहचान मिली है, ज़्यादा लोग जानते हैं। क्या है इस कहानी में? इस कहानी में विवाह के कुछ ही वर्षों में स्त्री के जीवन में जो जड़ता आ जाती है, वितृष्णा की स्थिति आ जाती है, उसको रेखांकित किया गया है। विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की एक त्रासदी को प्रकट करती है ये कहानी। ये कहानी बताती है कि ढर्रे की जीवन शैली, रोज रोज एक ही चीज़ जीवन में घटित हो रही है। स्त्री के व्यक्तित्व विकास के प्रति पति की अनास्था, कोमल भावनाओं को किस प्रकार से खंडित करके केवल कर्तव्य परायणता में ही सीमित रखा जाता है या ऐसा हो जाता है, इस समस्या को इस कहानी में विस्तार से समझाया गया है। सीमित दुनिया में बंद जीवन की छटपटाहट और अभाव को दूर करने की इच्छा और बाहरी दुनिया से जुड़ने का उपाय ढूंढती एक स्त्री की मनस्थिति को ये कहानी प्रकट करती है। अज्ञेय ने अपनी कल्पनाशीलता और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की क्षमता से इस कहानी का शिल्प इस प्रकार से गढ़ा है कि आप इस कहानी में एक बार की पूरी तरीके से रम जाते हैं, खो जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि मालती के जीवन का जो परिचय है वो किस प्रकार का है। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्श्य, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे नहीं, यहां नहीं है क्या? उसने जवाब दिया, अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। मैंने पूछा, कब से गए? उसने कहा, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूं कर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा कि आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे में चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वो शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे में शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेककर एक थकी हुई करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते ही दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, ये क्या है? ये कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत से इकट्ठे ही हुई थी, और हमारे व्यक्तित्व में सदा सख्य और स्वेच्छा की स्वच्छंदता रही है।
वह कभी भ्रातृत्व या छोटे बड़े के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, ये मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, ये कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टिट्टी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टिट्टी टिट्टी आ जाओ, पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर बच्चों की तरह रोने लगा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा, फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वो बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, यह प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वो एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने अपनी आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनरुज्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वो उठता ही नहीं है, चिर स्मृति में मानो मर गया है। उसने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोंक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, वो हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लग गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। यद्यपि फोटो में मैं उन्हें पहचानता था। हमारा परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य नए विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर सामान्य तौर पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं, डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और कुछ ज़रूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वो स्वयं उकताए हुए हैं और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण
वो अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले और कुछ हंसकर कि वो पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, ये रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वो और ज़्यादा रोने लगा। मालती ने उसको भूमि पर बिठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले। और वो रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि आज उन्हें जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की तो शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वो चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टिट्टी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है। ये बात कहकर वो चली गई। मैं बच्चे को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो? उसने कहा, बहुत था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने उसको हंसते हुए कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं है, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी हम लोग साथ लेकर आए थे वो अभी भी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? उसने कहा, कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। मैंने फिर पूछा, बर्तन भी तुम ही मांजती हो? मालती ने जवाब दिया, और कौन? ये कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? उसने जवाब दिया, आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे। चलो, तुम्हें शाम को 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टिट्टी ने की। एकाएक वो फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर बाद फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं। वो बोली, यहाँ कैसे आई? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन रुकोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ बोली नहीं, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वो बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी अपने वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे ये घर, जैसे मालती। बात को तोड़कर मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। मालती ने
थोड़ा सा हंसते हुए कहा, यहाँ? वो हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लॉरी में? मैंने कहा, पैदल। इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। मैंने कहा, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ही ले चलूं। अच्छा किया। यहाँ तो बस, मालती कहकर चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? उसने कहा, मैं बर्तन मांज रही हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टिट्टी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन को सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही थी, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिरने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे? कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 बजे कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली भी। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया, पानी नहीं होगा। मैंने अपने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करना पड़ा। एक का कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? उन्होंने कहा, एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ ही जाता है। नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी। अब वो नज़दीक आ गई। बोली, हाँ, केस बनते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटने पड़े, ये भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाँह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे। बोले, न काटो तो उसकी जान गंवाएं। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से आदमी मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर दिया और मुस्कुरा दी। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और वो उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना कि बर्तन धोए जाने लगे। टिट्टी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उसने छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला गया। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वो मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। महेश्वर ने कहा, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टिट्टी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचकर ले जाने लगे।
मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से मैंने पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टिट्टी और मैं, 2 पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टिट्टी से खेलने लगे। बाहर आकर वो कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता या फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। उसने पूछा, कहाँ हैं? महेश्वर ने कहा, अंगीठी पर रखे हैं, कागज़ में लिपटे हुए हैं। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज़ में वे लिपटे हुए थे वो किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में भी उसी को पढ़ती जा रही थी। वो नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक करके आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल के कुछ दूर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती तब मैं भी खिन्न मन से लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति का फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्दत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वो बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि उस उद्दत चंचल मालती को आज क्या हो गया है, इतनी सीधी और शांत कैसे हो गई है और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। ये क्या है? तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? मालती ने कहा, बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टिट्टी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वो मालती की ओर हाथ बढ़ा बढ़ा कर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उससे थपकने और दूसरे हाथ से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे। टिट्टी भी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोमजामा बिछाकर उस पर लेटी थी। वो सो गया था, पर नींद में कभी कभी वो चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत वापस लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वो बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर में मानो जोड़ दिया था, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया कि वो ऊँग रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे और मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वो किसी विचार में थी, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लेकिन फिर भी उस विचार में लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी, अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही हो, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष
गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे कोई गीत गा रहे हो, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रही है, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँग रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर कि 11 बजने वाले हैं, उसने धीरे से सिर हिलाकर जताया कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वो सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति में बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टिट्टी की ओर देखा और वो एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से जाग उठा और खिसक कर पलंग के नीचे गिर पड़ा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से उस करुणा भरे स्वर में कहा चोट बहुत लग गई बेचारे के। ये सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन न भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर भी ऐसी बात कह सकती हो? और ये अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे पड़ा है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वो भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं। उसी के परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई और ये सारी की सारी बातें मैंने अपने आप से कही, किसी से नहीं कही बाहर। महेश्वर फिर लेटकर ऊँग रहे थे। टिट्टी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था, यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को? तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा 11 बज गए। तो दोस्तों, ये थी अज्ञेय की लिखी हुई कहानी रोज, जिसको उन्होंने दूसरा नाम भी दिया गैग्रीन। लेकिन इस कहानी की मूल संवेदना को उनका पहला शीर्षक रोज ही ज़्यादा स्पष्ट करता है। ये कहानी उन्होंने डलहौजी में लिखी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों तक और जो आपके साहित्यिक मित्र हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। कहानी के बारे में कोई प्रतिक्रिया है या कोई और जानकारी है जो आप जानते हैं विशेष रूप से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।